लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें बाइसाइक्लो के जो कंपाउंड्स थे उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग सीख चुके थे। तो आज हम लोगों को जो नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करनी है वो आप लोगों का स्पाइरो कंपाउंड्स है कि अगर आप लोगों को कोई स्पाइरो कंपाउंड्स दिए हों तो आप उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो। तो देखो, स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पाइरो कंपाउंड्स। जैसे बाइसाइक्लो में हमको ये पता था कि दो रिंग्स आपस में या मोर देन टू रिंग्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं विथ अ कॉमन साइड, मतलब उनके बीच में कोई दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करने के बाद जो साइड क्रिएट होती है वो आपस में कॉमन होती है, ये हमको पता था। तो एक्चुअल में हम लोगों को ये जानना है पहले तो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो हम किस बला को कहते हैं। तो स्पाइरो में भी क्या होता है, आप मल्टीपल रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। बट दिक्कत ये है कि जब आप रिंग 1 को और रिंग नंबर 2 को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो तो इन दोनों रिंग्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ये कनेक्शन किस चीज़ का होता है, एक कॉमन वर्टेक्स का होता है। यानी कि एक कॉमन पॉइंट होता है जिस कॉमन पॉइंट से आप दोनों रिंग्स को आपस में क्या करके रखते हो, ज्वाइन करके रखते हो, बस खत्म। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ ले लेते हैं कि किस चीज़ को आप स्पाइरो कहोगे, किस चीज़ को आप स्पाइरो नहीं कहोगे। तो जैसे एग्जाम्पल्स ले लो, आप लोगों के पास लेट से एक रिंग है, ये रिंग, और मान लो ये दूसरी रिंग, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइंट है, तो इन्हें कहा जाएगा स्पाइरो कंपाउंड्स, बराबर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन दो रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हो वो दोनों रिंग सेम टू सेम हो, बराबर। ये देखो ये कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइंट है, दिस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का स्पाइरो कंपाउंड। तो व्हेनेवर टू रिंग्स या मोर देन टू रिंग्स आर ज्वाइंट विद अ कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स, तो इस कॉमन वर्टेक्स वाली चीज अगर आपको कहीं दिख रही है तो समझ जाओ कि वहां पे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पाइरो। अब जो स्पाइरो कंपाउंड्स के क्वेश्चंस होते हैं इनके कुछ बहुत ही सिंपल सोबर से रूल्स होते हैं, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल, जैसे बाइसाइक्लो में हम लोग नंबरिंग की शुरुआत ब्रिज हेड से करते थे, ब्रिज हेड का मतलब कॉमन साइड, यहाँ पे आपको अपनी नंबरिंग की शुरुआत ब्रिज हेड से नहीं करनी है। यहाँ पे ब्रिज हेड मतलब वो जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से अपनी नंबरिंग की शुरुआत आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, कभी नहीं करनी है, मतलब कभी नहीं करनी है। नंबरिंग यहाँ पे एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट रिंग विच हैज स्टार्ट्स फ्रॉम दैट रिंग विच इज स्मॉलर इन साइज। जो रिंग आप लोगों की साइज में छोटी होगी ना उस रिंग से आपको नंबरिंग की शुरुआत करनी है। याद रखना वो जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से नंबरिंग की शुरुआत नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, आपने कोई एक छोटी रिंग देखी, छोटी रिंग से आपने नंबरिंग शुरू कर दी, लेकिन जब आप उस छोटी रिंग से नंबरिंग शुरू कर रहे हो और मान लेते हैं आपने ये देखा कि बड़ी वाली रिंग के पास तो यार फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा मत कर देना कि छोटी वाली रिंग को छोड़कर बड़ी वाली रिंग के पीछे चले गए अपन टुब्रुक कि अरे तेरे पास तो फंक्शनल ग्रुप है तो मैं तुझे नंबरिंग यहां से करूंगा, नहीं। इसका सिंपल सोबर सा रूल है, नंबरिंग आपको हमेशा स्मॉलर रिंग से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, नंबरिंग आप लोगों की कभी भी कॉमन वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं होती। नंबरिंग जो रहती है वो कभी भी आप लोगों के कॉमन वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं होगी, नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स, वो कभी भी कॉमन वर्टेक्स से शुरू नहीं होगी, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर सी, एक बार आप लोगों ने लेट से किसी रिंग में नंबरिंग कर दी, तो नंबरिंग करने के बाद पहले आपको उस रिंग को कंप्लीट करना है और फिर कॉमन वर्टेक्स में आना है। मतलब कई लोगों से स्पाइरो में गलतियां होती हैं, वो क्या करते हैं छोटी रिंग में कहीं पर भी 1 नंबर तो दे देते हैं, 1 नंबर देने के बाद वो ये सोचते हैं कि चलो जो कॉमन वर्टेक्स है उसको 2 नंबर दे दो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार नंबरिंग करना, एनो डॉट मतलब नंबरिंग, उसको पूरा लिख लेना, अगर आपने नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको जो नंबरिंग करनी है वो सच दैट करनी है। ठीक है, आपको जो नंबरिंग करनी है वो सच दैट करनी है कि फर्स्ट कंप्लीट योर स्मॉलर रिंग। पहले आप अपनी क्या करो, जो छोटी रिंग है
उसको क्या करो, आप अपनी छोटी रिंग को पहले कंप्लीट करो। जब आपकी छोटी रिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद फिर आप वर्टेक्स पे आओगे जो कॉमन वर्टेक्स है, और फिर कॉमन वर्टेक्स के बाद आप किसके पास जाओगे, आप लोगों की जो बिगर रिंग है उसके तरफ। ठीक है, यानी कि स्मॉलर रिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती है आपको कभी भी क्या नहीं करना है, बड़ी रिंग की तरफ अपना प्रस्थान नहीं करना है। ठीक है, छोटी रिंग के बाद जमे रहना है। दीज आर द 3 बेसिक रूल्स ऑफ नंबरिंग, बराबर। और बाकी यार बेसिक रूल तो उतना तुम अब IUPAC करते करते समझ ही गए हो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को नाम लिखते वक्त फॉलो करना है। लोकेंट को कोशिश देनी है कि बिना ऊपर के 3 रूल्स को तोड़े हुए हम लोग क्या करें, उसको मिनिमम पोजीशन दें। वो अभी बाया एग्जाम्पल्स आप सीख जाओगे। अच्छा, पॉइंट नंबर डी में आते हैं। तुम्हें याद होगा हम लोग बाईसाइक्लो के जो क्वेश्चंस होते थे उसके जो ब्रैकेट होता था, हम लोग ब्रैकेट के अंदर ना कुछ नंबर्स लिखते थे, याद आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते थे, कुछ नंबर्स लिखते थे। अब यहाँ पे नंबर्स लिखने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। वो नंबर लिखने का जो पैटर्न या फिर जो तरीका आपको यहाँ फॉलो करना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप जब भी यहाँ पे नंबर्स लिखो, नंबर्स लिखते वक्त हमेशा आपके ब्रैकेट के अंदर में एक कैसा ऑर्डर फॉलो होना चाहिए आप लोगों का, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो ऑर्डर आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ये ऑर्डर आपका कैसा रहना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपको पहले क्या लिखना है, उन नंबर्स को लिखना है जो कम है, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग कह दिया मैंने। आपको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले जो कम है, कम से किसकी तरफ, ज्यादा की तरफ। और बाईसाइक्लो में हम लोग क्या करते थे, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते थे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जब भी आप इन ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखते हो तो आपको इन नंबर्स लिखते वक्त आपको क्या करना है, इग्नोर दैट कॉमन वर्टेक्स कार्बन। आपको उस कॉमन वर्टेक्स वाला जो कार्बन है आपको उसको क्या करना रहता है, इग्नोर करना रहता है, उसके कार्बन को काउंट नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं सिखा देती हूँ कैसे, मैं इस एग्जाम्पल ले लेती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ये आपकी 2 रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स आपस में जॉइंट है। मुझे इसका नाम लिखना है तो ऑब्वियस है कि इसके नाम लिखते वक्त मैं स्टार्टिंग में जो वर्ड इस्तेमाल करूंगी दैट विल बी स्पाइरो, क्योंकि एक स्पाइरो कंपाउंड है। उसके बाद मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगी। ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने हैं। तो जो मेरी राइट हैंड साइड की रिंग है इसके पास कितने कार्बन एटम्स है, 2, इग्नोरिंग दैट कॉमन वन। ठीक है, बराबर। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉमन एटम्स है मेरे पास, देखो जरा ये वाली चीज आप लोगों के यहाँ पे 2 कॉमन, मतलब बीच वाले को छोड़ देना। अच्छा, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ तो यार दोनों ही रिंग तुम लोगों की कैसी है, सेम टाइप की है। कैसी है, सेम टाइप की है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देखो 2.2, ये इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का, बराबर। अच्छा, स्पाइरो 2.2। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, टोटल आपके पास कितनी कार्बन्स है वो लिखने हैं। तो टोटल कार्बन्स कितने हैं वो गिनो, जब आपके पास टोटल कार्बन्स कितने हैं वो गिनो। तो 4 तो हमको पिंक डॉट से ही दिख रहे हैं, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे जब आप पेरेंट का नाम लिखोगे तो पेरेंट का नाम लिखते वक्त, ठीक है, आपको क्या करना है, आप लोगों को उस बीच वाले कॉमन वर्टेक्स को भी इंक्लूड करना। तो टोटल कितने हो गए, 5। सो इट्स नेम विल बी व्हाट, पेंटेन, बराबर। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, बराबर। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। सिमिलरली मान लेते हैं एक एग्जांपल तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का है, ये देखो, इसका नामांकन करना है। तो सबसे पहले तो आप कार्बन गिन लो, क्योंकि मैं फिलहाल दोनों क्वेश्चन बिना लोकेंट वाले दे रही हूँ। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। मतलब ये वाली जो रिंग है ये आपके 4 की हो गई, ये वाली रिंग आपके पास 3 की हो गई। तो इसका जो नाम है वो कैसे लिखोगे आप, स्पाइरो। फिर ब्रैकेट के अंदर कैसा ऑर्डर फॉलो करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो छोटा नंबर कौन है, 3.4, खत्म। याद करो हम लोग ब्रिज वाले के बीच में कितने कार्बन एटम्स है ये भी लिखते थे, यहाँ पे वो भी लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉमन वर्टेक्स वगैरह किए वो फलाना ढिमका, डायरेक्ट। अच्छा, अभी टोटल कितने हो गए आप लोगों के पास, 8 कार्बन। याद रखना बीच का जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसको लेना भूलना मत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड आप लोगों का ऑक्टेन। सो इट्स नेम विल बी स्पाइरो
3.4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑक्टेन। डन, ओके। बाजू वाले के साथ चलते हैं। यहाँ गिनिए कितने कार्बन है, 1, यहाँ 2। यहाँ पे बाजू की जो रिंग है इसके पास कितने हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बराबर, ठीक है। तो ये 5 की रिंग हो गई, ये 2 की हो गई। मतलब रिंग तो टोटल 3 की है, बट कॉमन वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्पाइरो ब्रैकेट। आपको कैसा ऑर्डर फॉलो करना है, आपको कैसा ऑर्डर फॉलो करना है, आप लोगों को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 2.5। टोटल कितने हो गए आपके पास, बताओ टोटल कितने हैं आप लोगों के पास, 8। तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, बराबर। तो इसका नाम होगा स्पाइरो 2.5 ऑक्टेन। तो जो स्पाइरो की एक बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है, एक बेसिक नॉमेनक्लेचर कि कब क्या लिखना है, किसे इग्नोर करना है, वो हमने इन फॉलोइंग इलस्ट्रेशन से उसको देख लिया। अभी मैंने ऐसे कोई इलस्ट्रेशंस नहीं लिए जिसमें लोकेंट की इन्वॉल्वमेंट आई हो। अब हम लोग उन इलस्ट्रेशंस की तरफ मूव करते हैं जब आपका लोकेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तब जो लोकेंट इन्वॉल्व वाले केसेस हैं उनकी तरफ जरा देखो कैसे काम करना है आपको। मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से 2 रिंग्स आपस में कैसी है, जुड़ी हुई आपको दी हुई है, स्पाइरो है, समझ में आ रहा है। इस तरफ मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया COOH, यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया CHO। अच्छे से जानते हो CHO इज माई अल्डिहाइड, COOH इज माई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये रिंग कितने कार्बन की है, गिनो, ये 3 कार्बन की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली रिंग कितने कार्बन की है, ये भी आपके 3 कार्बन की है। तो इन दैट केस अब मुझे इसका नाम लिखना है। तो नियम क्या था कि स्पाइरो में जहाँ पे रिंग छोटी होती है आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, बट यहाँ तो ये दोनों ही रिंग इक्विवेलेंट है। अब क्या करें, आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक्चुअल में अब आपको ये डिसाइड करना है कि उन दोनों रिंग्स आपस में डिफरेंट फिर है कैसे। अगर उनके पास साइज भी दोनों का सेम है तो आखिर वो रिंग एक दूसरे से किस रिस्पेक्ट में वैरी कर रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक रिंग के पास CHO है और दूसरी रिंग के पास COOH है, ठीक है। एक के पास CHO यानी कि अल्डिहाइड और दूसरी के पास क्या है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी की लिस्ट होती है, उस प्रायोरिटी की लिस्ट में आपका जो COOH है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है एज कंपेयर टू CHO। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो राइट हैंड साइड की रिंग है ना, वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब राइट हैंड साइड में मैं 1 कहाँ दूँ, मेरी मर्जी, मैं यहाँ 1 दे सकती हूँ, मैं यहाँ 1 दे सकती हूँ, मैं यहाँ 1 दे सकती हूँ। उस कॉमन वर्टेक्स को छोड़कर मैं कहीं भी 1 दे सकती हूँ। बट तुम खुद सोचो, तुम 1 देना कहाँ पसंद करोगे, जहाँ से लोकेंट को या फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले। सो देयरफॉर 1 नंबर हम देते हैं यहाँ पर, 2nd नंबर यहाँ पे, 3rd नंबर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। अब आती है 5th की बारी। अब कोई पगलू ही होगा जो 5th के लिए ऊपर जाएगा, ऑब्वियस है ऊपर तो नहीं जाएंगे। 5th के लिए आप नीचे की तरफ आओगे, ये यहाँ पर, ये नीचे, क्योंकि CHO एक लोकेंट बन गया ना। अगर COOH आप लोगों का एक फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि CHO एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली उसी वक्त पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। CHO आप लोगों का क्या रहा होगा, एक लोकेंट रहा होगा, बराबर। अच्छा, तो ये 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन और ये 7th पोजीशन, डन, ओके। अब इसका नाम लिखिए, बताओ क्या हुआ। CHO कौन है आप लोगों का, एक लोकेंट। क्योंकि वो एक स्पीशीज एक लोकेंट है, तो जब जब CHO एज अ लोकेंट बिहेव करता है तो उसके लिए हम लोगों को फिर वर्ड क्या यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं मैं CHO को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करवाती तो उसका नाम बनता अल। 10th क्लास में आपने सीखा होगा। बट यहाँ तो मैं CHO को एज अ लोकेंट यूज करवा रही हूँ, तो इसका नाम होता है फॉर्माइल। कौन सी पोजिशन पे, 5th, तो ये होगा 5 फॉर्माइल। उसके बाद मुझे किसका नाम लिखना है, आपके मेन स्पाइरो का। तो यहाँ आ जाएगा स्पाइरो, ब्रैकेट में बताओ नंबरिंग, दोनों तरफ तो सेम ही है यार, 3.3। टोटल कितने कार्बन है इस पूरी रिंग में, हैप के कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आप लोगों का हेप्टेन, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है बताओ, 1st पोजीशन पे, तो 1, और यहाँ पे वर्ड आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आ जाएगा आपका नाम। सो वी आर डन, यहाँ तक खत्म हो गई हमारी कहानी, ठीक है। ये इस तरीके से करना है हम लोगों को, बराबर। अच्छा, और क्वेश्चन देख लो इसके, जैसे कि
इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। Br एक प्योरली एक लोकेंट है, Et आप लोगों का क्या है, लोकेंट है, ठीक है, दोनों लोकेंट है। यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, ये आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 5, यानी कि ये 5 कार्बन का है और ये आप लोगों के 2 कार्बन का है। डन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, ऑब्वियस है, लोकेंट की तरफ से करेंगे क्या, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा है, नहीं। स्पायरो में नंबरिंग आपको हमेशा कहाँ से करनी है, छोटी रिंग से। छोटी रिंग राइट हैंड साइड में है। अब छोटी रिंग में मैं 1 कहाँ दूं, तो दिमाग ऑब्वियस है कि ऐसे एक तीर से 2 निशाने करो, छोटी रिंग को नंबरिंग भी मिल जाए और साथ ही साथ में लोकेंट को भी नंबर मिल जाए। अब 2 जो है वो कॉमन वर्टेक्स को नहीं देना, 2 यहां देने का, ठीक है। ये पोजीशन हो गई 3rd, ये पोजीशन हो गई 4th और ये पोजीशन हो गई 5th। मैंने नीचे वाली पोजीशन का ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं किया, क्योंकि वहां से घूमते हुए अगर मैं ब्रोमीन तक पहुंचती ना तो पोजीशन मतलब समझ जाओ, मतलब ज़्यादा नंबरिंग हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है, ज़्यादा नंबर आपको फॉलो करने पड़ते, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़े, फिर अभी नाम लिखने की बारी आई। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखने पड़ेगा, लोकेंट का नाम, बराबर क्या लिखना पड़ेगा, लोकेंट का नाम। तो यहाँ पे लोकेंट कितने, यहाँ तो 2 लोकेंट है, एक है आपका ब्रोमो, ठीक है, और एक है आप लोगों का इथाइल। तो ऐसे में अब तुम फॉलो करो लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो बी पहले आता है कि आप लोगों का ई पहले आता है, तो ऑब्वियस है कि बी पहले आएगा। तो बी के हिसाब से जो नाम हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 5 डैश यहाँ पे ब्रोमो, उसके बाद डैश 1 आपका इथाइल, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका स्पाइरो। अब कोई डैश मत देना, डैश तभी लिखते हैं जब हमें नंबर लिखना हो। स्पाइरो ब्रैकेट में कैसा ऑर्डर फॉलो करना है हम लोगों को, आप लोगों का छोटे से बड़ा। तो छोटे के पास कितने कार्बन है, कॉमन वाले को छोड़कर 2, डॉट में 5, टोटल कितने कार्बन की रिंग हो गई है, 8 की। दैट विल बी द नेम विल बी ऑक्टेन। ये इस तरीके से 5 ब्रोमो 1 इथाइल स्पाइरो 2.5 ऑक्टेन, ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल, इसमें तो मुझे ही लगता कि अब तुम्हें कोई दिक्कत होगी नंबरिंग करने में। 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखो अगर मैं 3 से इस डायरेक्शन में मुड़ रही हूँ, ठीक है, अगर 3 से मैं रेड पेन वाले डायरेक्शन में मुड़ रही हूँ तो मेरे डबल बॉन्ड को 6 पोजीशन मिल रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट अगर इमेजिन करो 3 पे पहुंचने के बाद मैंने पिंक पेन को फॉलो किया होता तो मेरा डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही होती, 5th। डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही होती, 5th। इसीलिए ये वाला जो रास्ता है पिंक पेन वाला ये करेक्ट है और जो रेड पेन वाला रास्ता है वो कैसा है, गलत है। मतलब जब आप कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाते हो, कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। तो उस वक्त आपको क्या करना है, चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, कि क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं, सच दैट कि लोकेंट को कैसी पोजीशन मिले, लोवेस्ट पोजीशन मिले, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ जरा यहाँ पर ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों का। यहाँ पे सबसे पहले लोकेंट का नाम लिखेंगे। ये कितने कार्बन का लोकेंट है बताओ, ये कितने कार्बन का लोकेंट है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 1 और ये 2, तो ये कितने कार्बन का लोकेंट है आपके 2, तो दैट इट विल बी व्हाट, इथाइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ड इथाइल। अच्छा, अब ये इथाइल कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है, 1। अब आपका और कोई लोकेंट है क्या यहाँ पे, नहीं, तो टेंशन ही नहीं है, तो खत्म, 1 डैश इथाइल, उसके बाद क्या वर्ड आ जाएगा, स्पाइरो। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे आप लोगों का 2.5, 5 है कि नहीं है, हाँ है, 2.5। टोटल कितने कार्बन हैं आपके पास, 8, तो वर्ड आएगा आपका ऑक्ट। ऑक्ट के बाद अभी आपको लिखना है ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है क्वेश्चन में, बट डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपको मेंशन करना कंपलसरी है। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, 5th पोजीशन पे, सो यू हैव टू राइट ऑक्ट डैश 5 डैश इन, इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना कॉमन वर्टेक्स पे पहुंचने के बाद जिंदगी इतनी भी आसान नहीं हो जाती है कि कहीं भी चले गए मुंह उठाकर, ठीक है। यू हैव टू थिंक कि आपको कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं, इसको ऊपर वाले को भी करते हैं, पहले एक और ले लो। जैसे ये आप लोगों के पास रिंग दी हुई है, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस लूंगी
इसके ऐसे 50-60 इलस्ट्रेशन कोई काम के नहीं है, क्योंकि अब एक बार यार जो रूल है सो है, उसमें मैं इलस्ट्रेशन अगर 50-60 ले भी लेती हूँ तो उसमें कोई सेंस तो बैठेगा नहीं ना। चलो आ जाओ, ये आपको क्वेश्चन दिया है, नामांकन करें। तो देखो सबसे पहले ये एमी कौन है, क्या ये लोकेंट है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है? तो ऑब्वियस है, तो पूरी दुनिया जानती है ये लोकेंट है, कौन इसके ऊपर चकचक करेगा। अब बात आती है NH2 की। NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जैसे CHO को अल्डिहाइड कहते हैं, वैसी जो NH2 होता है ये आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप होता है कौन? अमाइंस। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज अमाइन। अभी आगे आप पढ़ोगे इसके नॉमेनक्लेचर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। दिस इज व्हाट? अमाइंस। ये कौन है आप लोगों का? अमाइंस है। अभी सबसे पहले छोटी रिंग कौन सी है वो डिसाइड करें। 1 2 3 4, यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये रिंग 5 की है और ये वाली रिंग 4 की है। तो मुझे ऑब्वियस है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है? जो मेरी रिंग छोटी है। अगर मेरे रिंग के बाद फंक्शनल ग्रुप है या मेरे पे रिंग के बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस बारे में तो सोचना ही नहीं, ठीक है। और कॉमन वर्टेक्स से तो नंबरिंग करना भी मत। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पोजीशन। फिर उसके बाद कॉमन वर्टेक्स की तरफ जाना भी मत, ये हो गई थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब तो कॉमन वर्टेक्स जाना ही पड़ेगा, लेट इट बी फिफ्थ पोजीशन। अच्छा, अब फिफ्थ पोजीशन चलने के बाद आप लोगों को क्या मिल गया? आपको कूदना है। अब आपको कूदना है। अब आप कहाँ जाओगे? क्लॉकवाइज जाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे? तो तुम कैसे भी जाओ, एमी की पोजीशन किसी भी डायरेक्शन से आपको वही मिलने वाली है। जैसे अभी मैं नीचे से गई हूँ तो एमी 8th पोजीशन पे है, ऊपर से भी जाती ना तो भी आपका एमी आपको कौन सी पोजीशन पे मिलता? 8th पोजीशन पे ही मिलता। तो उतना फर्क नहीं पड़ता। पहले आप किसका नाम लिखेंगे? लोकेंट का नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है? 8th पोजीशन पे। सो इट्स नेम विल बी, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 मिथाइल। उसके बाद और कोई लोकेंट है क्या? नहीं। तो अब हम वर्ड यूज करेंगे स्पाइरो, ब्रैकेट में छोटे से बड़े नंबर्स। तो पहला वाला 4, फिर उसके बाद दूसरा 5, यानी कि 4.5। उसके बाद टोटल कितने हैं आपके पास? 10। तो 10 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डेकेन। तो मैंने यूज किया डेकेन। फिर मुझे लिखना है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो डेकेन 1- अमाइन। दिस विल बी माई नॉमेनक्लेचर फॉर द स्पाइरो कंपाउंड्स। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हमें करने पड़ते हैं। किसके लिए? आप लोगों के स्पाइरो कंपाउंड्स के लिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? सो देखो, स्पाइरो कंपाउंड्स मतलब कितनी आसान वाली चीज़ है। इवन कई लोगों को तो बाइसाइक्लो से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाइसाइक्लो में क्या ब्रिजिंग आ जाती है, झंझट आ जाता है, चक कचकच। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारे लोग हैं, सिंपल, सुबर और छोटे से। तो इस तरीके से हम लोगों का जो स्पाइरो कंपाउंड्स था ये ओवर होता है। इसमें बस एक ही बात का ख्याल रखना, नंबरिंग छोटी रिंग से, बड़ी रिंग से नहीं, ठीक है। ये गलती नहीं करना। और जो ऑर्डर आप फॉलो करोगे वो कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग, छोटे नंबर्स फिर बाद में बड़े नंबर्स। और तीसरी बात, बाइसाइक्लो और स्पाइरो दोनों के केस में आप लोगों को क्या करना रहता है? ये तो कभी सोचना ही नहीं कि वहां पे मैडम बताइए फंक्शनल ग्रुप है लेकिन रिंग छोटी है या रिंग बड़ी, ऐसा नहीं, बिल्कुल वो कचकच नहीं। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर कभी ब्रेक नहीं करना है, वो छोटी रिंग, चाहे उसके पास फंक्शनल ग्रुप हो या चाहे उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, ठीक है। समझ में आ रही बात? बस खत्म। इतना सिंपल सोबर सा इसका हिसाब किताब है, और इसके बारे में और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हाँ, तीसरी एक और गलती, कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि बाइसाइक्लो हमारे खून में इतने अच्छे से उतर जाता है कि हम लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि स्पाइरो के केस में भी जो कॉमन वर्टेक्स होती है ना उसको फॉलो करेंगे। तो नहीं, स्पाइरो के केस में आपको कॉमन वर्टेक्स को फॉलो नहीं करना है। स्पाइरो के केस में आपको सबसे पहले क्या करनी है? उसको छोटी रिंग की तरफ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जब आप लोगों के पास, जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब। तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उस वक्त स्पाइरो वगैरह की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे देखते हैं वो भी मैं सिखा दूंगी। बट नॉमेनक्लेचर तो ये इतना ही था, ठीक है। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर होगा वो साइक्लिक ईथर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। इसकी साइक्लिक ईथर्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं बस, और फिर अभी इस चीज़ को हम लोग ओवर करते हैं।